हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारे मिडाइवल हिस्ट्री का जो टॉपिक है, अर्ली मिडाइवल इंडिया विच इज़ द पीरियड फ्रॉम 750 टू 1000। 750 से लेकर के 1000 का जो पीरियड है, जो कि हम नॉर्थ इंडिया में बेसिकली आज हम बात करेंगे। नॉर्थ इंडिया का जो पीरियड होगा 750 से 1000, यहाँ पर कौन कौन सी डायनेसिटीज़ हमें देखने को मिलेंगी, कौन कौन से यहाँ पर किंगडम्स आएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। आज हम हमारे नॉर्थ इंडिया का जो टाइम पीरियड है 750 से 1000, उसे आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर को। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो पीरियड होगा फ्रॉम 750 टू 1000 CEE, which was marked by the growth of the three important political regions। यहाँ पर तीन पॉलिटिकल पावर्स हमें देखने को मिलेंगी। ये होगा पीरियड हमारा 750 टू 1000 CE। यहाँ का जो पीरियड होगा, इस पीरियड में हमें देखने को मिलेगा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पावर्स हमें यहाँ पर इनका ग्रोथ देखने को मिलेगा। बेसिकली ये थ्री पॉलिटिकल पावर्स होंगे जो यहाँ पर हमें दिखाई देने वाले हैं। ग्रोथ होगा यहाँ पर थ्री इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर्स का। तो यहाँ पर हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी पावर्स होंगी। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो देखने को मिलेगा वो होगा, हमें पहली डायनेसिटी जो आएगी वो होगी गुर्जरा प्रतिहारास। गुर्जरा प्रतिहारा, जिन्होंने वेस्टर्न इंडिया और अपर गंगेटिक वैली के ऊपर इन्होंने मिड ऑफ द 10th सेंचुरी तक अपने आप को डोमिनेट रखा था। तो गुर्जरा प्रतिहारास, इन्होंने खुद को यहाँ पर डोमिनेट रखा, डोमिनेटेड वेस्टर्न इंडिया, एंड अपर गंगेटिक वैली टिल 10th सेंचुरी। वैसे मिड ऑफ द 10th सेंचुरी है, मिड ऑफ द 10th सेंचुरी तक हमें अपर गंगेटिक वैली और वेस्टर्न इंडिया में हमें गुर्जरा प्रतिहारास यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। गुर्जरा प्रतिहारास का यहाँ पर हमें राइन देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमारे गुर्जरा प्रतिहारास आएंगे। सो नंबर 1 डायनेसिटी जो हमें देखने को मिलेगी वो होगी गुर्जरा प्रतिहारास की। अगर हम बाद में बात करें तो इनके साथ यहाँ पर सेकेंड डायनेसिटी जो होगी वो कौन सी होगी, तो सेकेंड डायनेसिटी जो देखने को मिलेगी वो होगी पाल्स, या पालास कहा जा सकता है, who ruled over eastern India till mid of the 9th century। मिड 9th सेंचुरी तक इनका शासन हमें देखने को मिलेगा, जो कि रहा है ईस्टर्न इंडिया की साइड पर। ईस्टर्न इंडिया में मिड ऑफ द 9th सेंचुरी में हमें पाल्स दिखाई दे रहे थे। अब तीसरी जो डायनेसिटी हमें दिखाई देगी वो होगी राष्ट्रकूट्स की। राष्ट्रकूट्स की डायनेसिटी होगी, who dominated the Deccan and also controlled territories in North and South India
तो यहाँ पर हमारे राष्ट्रकूट्स की जो हमें दिखाई देगा, इन्होंने राज्य किया था, इन्होंने डोमिनेट किया, इनका शासन डेक्कन में भी देखने को मिला। साथ में इन्होंने कंट्रोल की थी टेरिटरीज, कुछ टेरिटरीज थी हमारी जो नॉर्थ एंड साउथ दोनों जगहों पर हमें देखने को मिलती है। ये दोनों जगहों पर, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, इस दोनों जगहों पर हमें इनके देखने को मिलेगा। ये एक ब्रिज यहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं राष्ट्रकूटास, क्योंकि ये एक पावरफुल किंगडम होगा। तो राष्ट्रकूटास का जो डोमिनेशन होगा डेक्कन में तो होगा ही, साथ के साथ ये कुछ नॉर्थ और साउथ इंडिया की कुछ टेरिटरीज होंगी, वहाँ पर भी ये अपने जो होगा रूल होगा उसे कंट्रोल करके रखेंगे, इन जगहों को भी अपने अंडर कर लेंगे। तो ये 3 डायनेसिटीज़ जो होंगी, ये 3 किंगडम्स जो होंगे, ये हमें हमारा जो 750 से 1000 सीई तक का टाइम पीरियड होगा, यहाँ पर ये तीनों हमें दिखाई देने वाली हैं। तो ये 3 डायनेसिटीज़, 3 किंगडम्स हमें देखने को मिलेंगी। तो यहीं से ही हमारा स्टार्ट होता है ट्रिपैटाइट स्ट्रगल। ट्रिपैटाइट स्ट्रगल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्राइपैटाइट भी कहा जाता है, ट्रिपैटाइट भी कहा जा सकता है। जो आप जो है प्रोनाउंसिएशन, किसी को अगर पता है व्हाट इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, वो आप उसको करेक्टली ऑटो करेक्ट कर लेना। ये मत कहना ये वो ट्राइपैटाइट था, आपने गलत बोल दिया। तो हो सकता है कि आपको अच्छे से पता हो कि वो क्या है। तो चलिए अभी मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये तीनों किंगडम्स जो होंगे, ये कॉन्स्टेंटली फाइट करेंगे एक दूसरे के साथ। ये तीनों किंगडम्स एक दूसरे के साथ लड़ने वाले हैं विद एन एम टू सेट अप देयर कंट्रोल ऑन द गंगेटिक रीजन। गंगेटिक रीजन के ऊपर खुद के कंट्रोल को चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 किंगडम्स होंगे, ये एक दूसरे के साथ यहाँ पर लड़ेंगे, एक दूसरे के साथ युद्ध करेंगे। कॉन्स्टेंटली इनकी फाइट देखने को मिलेगी, कॉन्स्टेंटली इनकी फाइट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ यहाँ पर ये कॉन्स्टेंटली इनका झगड़ा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि ये जगह मेरी है, ये जगह मेरी है। तो वो कौन सी जगह के लिए लड़ रहे हैं? वो लड़ रहे हैं यहाँ पर कन्नौज के लिए। तो कन्नौज की यहाँ पर जो है वो युद्ध हो रहा है कि कन्नौज हमारा है, कन्नौज हमारा है, कन्नौज हमारा है। तो तीनों ही क्लेम कर रहे हैं, जिसके पास कन्नौज जाएगा वो सबसे पावरफुल किंगडम कहलाएगा। तो अभी यहाँ पर हमने देखना है कि ये तीनों यहाँ पर कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहे हैं। तीनों का एम है, इन तीनों किंगडम्स का जो एम है वो एक ही है। एम है इनका टू सेट अप देयर कंट्रोल ऑन गंगेटिक रीजन, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में हमें दिखाई देता है। बेसिकली बात यहाँ पर कन्नौज की ही हो रही है, बेसिकली बात कन्नौज की ही हो रही है। तो मैंने आपको लास्ट के लेक्चर्स में भी बताया था, भी कन्नौज को याद रखिएगा, ये आने वाली क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब यहाँ पर कन्नौज हमारा इम्पॉर्टेंट हो चुका है, कन्नौज के लिए फाइट हो रही है। एक कन्नौज 3 बीमार, वो होता है ना भी एक अनार 100 बीमार, तो अभी 100 तो नहीं है, एक कन्नौज और 3 बीमार, वही चीज़ हो गई यहाँ पर कि भी ये भी प्रतिहारा डायनेसिटी भी कहती है कन्नौज हमारा है, पाला डायनेसिटी कहती है कन्नौज हमारा है, और यहाँ पर जो हमारे राष्ट्रकूटास हैं वो कहते हैं कन्नौज हमारा है। तो अभी कन्नौज किसका होगा ये हम देखेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट होगा इन तीनों के बीच में, जिसे कहा जाता है
इस फाइट को ही, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है ट्राइपेटाइट स्ट्रगल। इन तीनों का ये रिश्ता कहलाता है ट्राइपेटाइट स्ट्रगल। अभी उन लोगों को तो नहीं पता कि वो रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि ये रिश्ता ट्राइपेटाइट स्ट्रगल कहलाता है। इन तीनों का ये रिश्ता ट्राइपेटाइट स्ट्रगल कहलाएगा। तो यहाँ पर इन तीनों किंगडम्स का जो रिश्ता है वो ट्राइपेटाइट हो गया। इनकी ट्राइपेटाइट स्ट्रगल चल रही है। अभी आउट ऑफ दीज थ्री जो राष्ट्रकूटास होंगे, दे वर emerged as the most powerful and their empire last for most times। बड़े लंबे समय तक राष्ट्रकूटास राज करने वाले हैं और बहुत ही पावरफुल किंगडम के साथ ये उभरने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता दूँ कि जो हमारे राष्ट्रकूटास हैं, राष्ट्रकूटास जो हैं, राष्ट्रकूटास यहाँ पर मोस्ट पावरफुल किंगडम के तौर पर मोस्ट पावरफुल मोस्ट पावरफुल किंगडम के तौर पर अभी ये हमें देखने को मिलेंगे। साथ के साथ ये इमर्ज करेंगे एज अ मोस्ट पावरफुल किंगडम के साथ साथ इनका जो एम्पायर होने वाला है वो बड़े लंबे समय तक चलने वाला है। इनका जो एम्पायर होगा, इनका जो शासन होगा, शासनकाल इनका लास्ट फॉर मोस्ट टाइम, बड़े लंबे समय तक ये जो हैं वो शासन करने वाले हैं। हमारे राष्ट्रकूटास बड़ा पावरफुल किंगडम होगा और ये लास्ट जो इनका जो टाइम पीरियड होगा वो बहुत लंबे समय तक ये राज्य करने वाले हैं। तो ये था एक बेसिक सा आइडिया जो मैंने दिखाया आपको यहाँ पे। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं कि यहाँ पर होगा क्या। अगर यहाँ पर पीरियड की बात कर रहे हैं हम 750 से 1000 CE के पीरियड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ग्रोथ दिखाई देने वाली है 3 इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर्स की। 3 इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर्स का मतलब है कि 3 डायनेसिटीज़ देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ज़्यादा पावर में आने वाली हैं। इनका जो पॉलिटिकल पावर होगा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो इसी वजह से इन्हें 3 इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले जो पावर है वो है हमारे प्रतिहारा डायनेसिटी और इट इज़ कॉल्ड एज गुर्जरा प्रतिहारास। गुर्जरा प्रतिहारास ने डोमिनेट किया वेस्टर्न इंडिया एंड अपर गंगेटिक वैली को टिल मिड 10th सेंचुरी। यहाँ पे मिड मेंशन नहीं है, आप मेंशन कर लीजिएगा। मिड 10th सेंचुरी तक हमें इनका राइन देखने को मिलने वाला है वेस्टर्न इंडिया में और अपर गंगेटिक वैली में। इनके बाद जो देखने को मिलेंगे, जो सेकेंड डायनेसिटी हमारे पास देखने को मिलेगी वो होगी हमारे पाल्स की डायनेसिटी और पालास की डायनेसिटी। पालास की डायनेसिटी देखने को मिलेगी और ये रहेंगे हमारे ईस्टर्न इंडिया में मिड 9th सेंचुरी तक। मिड ऑफ द 9th सेंचुरी तक हमें ये ईस्टर्न इंडिया में दिखाई देने वाले हैं। थर्ड जो डायनेसिटी देखने को मिलेगी वो होगी राष्ट्रकूटा डायनेसिटी। ये डोमिनेट करेंगे डेक्कन के एरिया में एंड कंट्रोल्ड द टेरिटरीज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। नॉर्थ और साउथ इंडिया की कुछ टेरिटरीज को भी ये कंट्रोल करके रखेंगे, अपने अंडर करके रखेंगे। तो यहाँ पर हमें आगे चलकर इन तीनों किंगडम्स में हमें कॉन्स्टेंटली फाइट देखने को मिलेगा एक दूसरे के साथ। ये टॉम एंड जेरी वाला खेल खेलने वाले हैं, एक दूसरे को मारने वाले हैं, एक दूसरे के साथ युद्ध करने वाले हैं। तो यहाँ पर टॉम एंड जेरी शो देखने को मिलने वाला है, जिसके साथ जो एम है, इनका एम तो एक ही है इन तीनों डायनेसिटीज़ का, कि ये अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहते हैं गंगेटिक रीजन में जो कि नॉर्थ इंडिया में है, जिससे बेसिकली कहा जाता है कन्नौज के एरिया की फ़ाइट है। ये कन्नौज के एरिया को लेकर के यहाँ पर जो है वो युद्ध करने वाले हैं। तो इन तीनों का रिश्ता क्या कहलाने वाला है? ट्राइपेटाइट स्ट्रगल के नाम से ये जाने जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर ट्राइपेटाइट स्ट्रगल के बारे में देखा। तो ट्राइपेटाइट स्ट्रगल अब यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो अब ये जो होंगे ये जो राष्ट्रकूटास होंगे ये एक पावरफुल किंगडम के तौर पर इमर्ज करेंगे एंड इनका जो एम्पायर होगा
ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, इनका शासनकाल बहुत लंबे समय तक देखने को मिलने वाला है। तो अगर मैं आपको बेसिकली मैप, छोटा सा मैप यहाँ पर बना करके दिखाऊं, सॉरी, ये बन गया यहाँ पर मैप। तो यहाँ पर ईस्टर्न में, तो सबसे पहले तो यहाँ वेस्टर्न में बात करेंगे। यहाँ पर हमारे इतना जो पार्ट होगा हमारा, वो होंगे हमारे प्रतिहारा डायनेसिटी का। प्रतिहारा डायनेसिटी देखने को मिलेगी। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक यहाँ पर डायनेसिटी देखने को मिलेगी, वो होंगे पाल डायनेसिटी। और ये पूरी डायनेसिटी जो होगी, ये होगी हमारे राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास की डायनेसिटी होने वाली है। तो ये थे हमारी कुछ, मैंने आपको ये डायनेसिटी बताई हैं। तो ये थे हमारे प्रतिहारा डायनेसिटी के बारे में, पाल डायनेसिटी के बारे में और राष्ट्रकूटास के बारे में। तो एक बेसिकली आइडिया दिया है, ऐसा नहीं है कि सच में ऐसा ही था, एक बेसिकली आइडिया दिया है इन तीनों का। तो आगे हम बात करने वाले हैं विद द इम्पोर्टेंट डायनेसिटी। सबसे पहले हम आज हमारी डायनेसिटी जो है प्रतिहारा डायनेसिटी, इसको हम जो है स्टार्ट करेंगे आज प्रतिहारा डायनेसिटी के बारे में। तो आज जिस डायनेसिटी को पढ़ने वाले हैं वो है हमारी प्रतिहारा डायनेसिटी को। तो यहाँ पर प्रतिहारास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिहारास को अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करें तो ये मैंने आपको यहाँ पर इनका मैप प्रोवाइड करवाया है। तो ये रहा इनका मैप, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि ये इतना पार्ट जो है हमारा, वहाँ पर एक बेसिक आइडिया दिया था। तो ये थे हमारे प्रतिहारास। ये नहीं आएंगे, जो कलर्ड पार्ट है, ये ब्राउन वाला पार्ट जितना आप देख रहे हो, ये सारा यहाँ पर प्रतिहारा, गुर्जरा प्रतिहारास का एक पार्ट है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पीडीएफ नोट्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हो। अगर आपके पास मैप अवेलेबल है, वहाँ से आप उन चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हो। तो जब भी पढ़ने बैठो तो अपने साथ मैप को ज़रूर रखो। ये प्रतिहारा डायनेसिटी का, गुर्जरा प्रतिहारा डायनेसिटी का मैप है। प्रतिहारा डायनेसिटी से रिलेटेड ये मैप मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो प्रतिहारा डायनेसिटी, प्रतिहारा डायनेसिटी जो है, प्रतिहारास दे वर ऑल्सो नोन एज गुर्जरा प्रतिहारास। तो प्रतिहारास को मैंने आपको कहा कि ये गुर्जरा प्रतिहारास भी कहलाए जाते हैं, एज दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गुर्जरास हु वर प्राइमरली द पेस्टोरलिस्ट एंड द फाइटर्स। तो इन्हें गुर्जरा प्रतिहारास क्यों कहा जाता है? लेट मी राइट इट इन अ ब्रैकेट कि इन्हें प्रतिहारा डायनेसिटीज के साथ गुर्जरा प्रतिहारा भी कहा जाता है। अब गुर्जरा प्रतिहारास क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो ओरिजिनेट हुए थे, इनका जो ओरिजिन है ये गुर्जरास से है। ये गुर्जरास से ओरिजिनेट हुए हैं। तो गुर्जरास से ओरिजिनेट होने के कारण इन्हें प्राइमरली बोला जाता है कि ये जो हैं गुर्जरास जो होते हैं ये पेस्टोरलिस्ट होते हैं। ये प्राइमरली ये पेस्टोरलिस्ट होते हैं और ये फाइटर्स होते हैं। ये पेस्टोरलिस्ट भी हैं और फाइटर्स भी हैं। तो इनके जो अर्ली किंग्स हुआ करते थे, इस डायनेसिटी के जो अर्ली राजा थे, अर्ली जो किंग्स थे वो कंसीडर करते थे
लक्ष्मण को एज देयर हीरो। तो लक्ष्मण जी को इस जो राजवंश के जो अर्ली राजा थे, अर्ली किंग्स थे, वो एक लक्ष्मण को अपना हीरो मानते थे, एक नायक मानते थे। तो यहाँ पर अगर हम एपिक की बात करें, रामायण एक एपिक है। एपिक रामायण में से वो लक्ष्मण जी को बहुत ही ज़्यादा जो है वो मानते थे, उनको एज अ हीरो कंसीडर किया करते थे। एंड जो हमारे अर्ली किंग्स थे इस डायनेसिटी के, दे कंसीडर्ड द एपिक हीरो लक्ष्मण एज देयर हीरो। तो अर्ली किंग्स जो थे, जो हमारा एपिक है रामायण, रामायण में जो हीरो हैं हमारे लक्ष्मण, लक्ष्मण जी जो थे, ये लक्ष्मण जी को अपना हीरो मानते थे। ये लक्ष्मण जी को अपना हीरो मानते थे। ये कहते थे कि जैसे लक्ष्मण जी ने एक द्वारपाल की भूमिका निभाई, जो हमारे लक्ष्मण जी थे, ही सर्व्ड एज द डोर कीपर टू हिज ब्रदर राम। तो ये लक्ष्मण जी ने जो है वो द्वारपाल के तौर पर उन्होंने एक भूमिका निभाई थी अपने भाई श्री राम जी के लिए। श्री राम जी के लिए उन्होंने जो है एक भाई की, यहाँ पर अपने भाई के लिए एक भूमिका निभाई थी द्वारपाल की। द्वारपाल की उन्होंने भूमिका निभाई थी। अभी रामायण जब आप पढ़ते हो, आपने सुना होगा, तो आपने वहाँ पर पढ़ा भी होगा कि जो लक्ष्मण जी थे उन्होंने लक्ष्मण रेखा जो थी वो बना दी थी, और अपने जो भाभी थे माता सीता जी जो थे, उनसे कहा था कि आप जो हैं वो इस लक्ष्मण रेखा को जो है वो पार मत कीजिएगा। तो आपके लिए रक्षा के लिए उन्होंने जो माता लक्ष्मी जी थे, सॉरी माता सीता जी थे, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई अपोलोजाइज, जो माता सीता जी थे उनके लिए उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा बनवाई थी। लक्ष्मण रेखा उनके प्रोटेक्शन के लिए था कि आप इसे क्रॉस मत कीजिएगा, इसे जो है पार मत कीजिएगा, आपके लिए, आपकी रक्षा के लिए जो है मैंने ये लक्ष्मण रेखा यहाँ पर बनाई है। क्योंकि श्री राम जो थे वो बाहर गए थे, वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि आपकी रक्षा करना अब मेरा कर्तव्य है। तो उन्होंने अपने भाभी, क्योंकि भाभी माँ समान थी, तो वो अपनी भाभी को एक माता की तरह जो थे वो अपनी माँ समझते थे, क्योंकि भाई को उन्होंने एक पिता का दर्जा दिया था। लक्ष्मण जी बहुत ज़्यादा मानते थे श्री राम जी को, और उन्होंने अपनी भाभी के लिए, माता सीता जी के लिए लक्ष्मण रेखा बनवाई थी। तो ही एक्टेड एज ए द्वारपाल, ही एक्टेड एज ए डोर कीपर। तो उन्होंने, लक्ष्मण जी ने वो बनवाया था। लक्ष्मण जी के डोर कीपर की जो भूमिका उन्होंने अदा की थी, हु हैड सर्व्ड एज द डोर कीपर टू हिज ब्रदर राम, राम के एब्सेंस में उन्होंने कहा कि अपने भाई से कहा था कि आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं यहाँ पर आप जो है अपनी भाभी का अच्छे से ध्यान रखूँगा, मैं उनके लिए यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, आप जो है अपने कार्य के लिए जा सकते हो। तो वो चले गए थे, लेकिन जो हमारे श्री राम के जाने के बाद श्री लक्ष्मण जी वहाँ पर थे। लक्ष्मण जी ने ही सीता जी की रक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, तो उसको ही यहाँ पर कमेमोरेट किया है एज अ हीरो के रूप में। तो यहाँ के जो प्रतिहारा डायनेसिटी के जो अर्ली किंग्स थे, जो बहुत पहले जो राजा हुआ करते थे, वो लक्ष्मण जी को जो है हीरो मानते थे, नायक मानते थे, हीरो की तरह उन्हें कंसीडर करते थे। और इन्होंने इन्हीं के जो टाइटल्स थे वो भी लिए थे, जो जिनका मतलब डोर कीपर ही होता है। तो यहाँ पर अर्ली किंग्स ने कुछ टाइटल लिए थे, इन्होंने जो है यहाँ पर कुछ उपाधि धारण की थी। इन्हीं अर्ली किंग्स ने कुछ टाइटल्स को यहाँ पर, कुछ टाइटल्स को यहाँ पर लिया था, टाइटल्स को इन्होंने धारण किया था। वो टाइटल्स जो थे उनका मतलब होता था, उनका मतलब द्वारपाल ही होता था। उनका मतलब, उनका जो शाब्दिक अर्थ हुआ करता था, जो टाइटल्स इन्होंने लिए थे, जो टाइटल्स इन्होंने लिए थे, उन टाइटल्स का मतलब डोर कीपर ही होता था। उनका शाब्दिक अर्थ तो डोर कीपर ही हुआ करता था। तो यहाँ पर इतना समझ में आया कि
अभी दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो प्रतिहारा डायनेसिटी है इसे गुर्जरा प्रतिहारास भी कहा जाता है। दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम गुर्जरास, ये ओरिजिनेट तो गुर्जरास से ही हुए हैं। गुर्जरास का मतलब होता है प्राइमरीली पेस्टोरलिस्ट हैं, वैसे तो ये पेस्टोरलिस्ट हैं और फाइटर्स भी हैं और ये युद्ध करना भी जानते हैं। और जो यहाँ पर अर्ली किंग्स हुआ करते थे, इस राजवंश के जो पहले राजा हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर हमारे जो लक्ष्मण जी थे, उन्होंने जो लक्ष्मण जी हुआ करते थे वो उनको लक्ष्मण को अपना नायक मानते थे। वो श्री लक्ष्मण जी को अपना नायक मानते थे, जिन्होंने अपने भाई राम के द्वारपाल के रूप में सेवा की थी। तो ये इन्होंने एज अ डोर कीपर, एज अ द्वारपाल के तौर पर इन्होंने अपनी भूमिका निभाया था, जिसकी वजह से ये लोग इन्हें हीरो मानते थे। और यहाँ पर इन्होंने इनसे ही इंस्पायर होकर के यही चीज़ों को देखते हुए खुद यहाँ पर टाइटल्स को भी धारण किया था, कुछ उपाधियों को धारण किया। उन उपाधियों का जो शाब्दिक अर्थ बनता था, वो डोर कीपर ही हुआ करता था। तो गुर्जरा प्रतिहारास, दे वर known for their sculptures, they carved panels and the open pavilion style temples। तो अगर हम हमारे प्रतिहारा डायनेसिटी की ही आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्रतिहारास की यहाँ पर बात हो रही है, तो इन्होंने कुछ टेम्पल्स भी यहाँ पर बनवाए हैं, टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए हैं। इन टेम्पल्स में हमें ओपन पैविलियन स्टाइल देखने को मिलता है, एकदम खुले जो मंडप शैली हमें देखने को मिलती है, खुले मंडप देखने को मिलते हैं। ओपन पैविलियन स्टाइल के टेम्पल्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर स्कल्पचर्स ये बहुत अच्छे बनवाते थे। स्कल्पचर्स इन्होंने बहुत खूबसूरत स्कल्पचर्स को कंस्ट्रक्ट करवाया है, जिनके बारे में हम हमारे आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में अच्छे से डिटेलिंग के साथ डील करेंगे। और यहाँ पर इन्होंने एक गुर्जरा प्रतिहारा स्टाइल में एक टेम्पल को बिल्ड किया। इन्होंने गुर्जरा प्रतिहारा स्टाइल ऑफ टेम्पल इन्होंने बनवाया। एक यहाँ पर टेम्पल इन्होंने बनवाया था। ये टेम्पल बनवाया था इन्होंने खजुराहो में इन्होंने ये टेम्पल बनवाया था। और ये खजुराहो का जो टेम्पल है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आता है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये एक जो खजुराहो का टेम्पल है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एक टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छे से स्टाइल में, गुर्जरा प्रतिहारा स्टाइल में हमें यहाँ पर ये जो टेम्पल है, खजुराहो का जो टेम्पल है, ये हमें दिखाई देता है। बहुत खूबसूरत तरीके से इसे बनवाया गया है, जिसके बारे में भी हम आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में डिटेलिंग के साथ डिस्कशन करेंगे। तो इस डायनेसिटी के जो फाउंडर थे, उनका यहाँ पर अगर हम देखें तो वो एक ब्राह्मण थे। यहाँ पर, और उनका नाम था हरिचंद्र और फाउंडर का नाम था हरिचंद्र जो थे, इन्होंने इस डायनेसिटी की स्थापना की। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेसिटी वॉज अ ब्राह्मण नेम्ड हरिचंद्र
इन एंड अराउंड जोधपुर, साउथ वेस्टर्न राजस्थान। साउथ वेस्टर्न राजस्थान के जोधपुर के जगह पर इन्होंने इस राजवंश की, इस डायनेसिटी की जो है वो यहाँ पर इस डायनेसिटी को यहाँ पर इन्होंने अगर हम कहें कि इस्टेब्लिश किया था, सॉरी, इस डायनेसिटी को, इस राजवंश की जो स्थापना की गई थी वो साउथ के जो वेस्टर्न राजस्थान के जोधपुर और जोधपुर के एरिया में इस डायनेसिटी की जो है वो स्थापना की गई थी। फाउंडर एक ब्राह्मण थे जिनका नाम है हरिचंद्र। एट अराउंड जोधपुर, साउथ वेस्टर्न राजस्थान। साउथ वेस्टर्न राजस्थान के जोधपुर के एरिया में इस डायनेसिटी को स्थापित किया गया, इस डायनेसिटी को इस्टेब्लिश किया गया। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस डायनेसिटी के फाउंडर एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था हरिचंद्र, जिन्होंने साउथ वेस्टर्न राजस्थान के जोधपुर में इस डायनेसिटी को स्थापित किया था। एंड द गुर्जरा प्रतिहारास, they were instrumental in containing Arab armies moving east of the Indus। तो इन्होंने यहाँ पर अगर हम देखें तो गुर्जरा प्रतिहारास ने सिंधु नदी के पूर्व में बढ़ती अरब सेनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ईस्ट की ओर जो सिंधु नदी का जो ईस्ट वाली साइड है वहाँ पर अरब की जो आर्मीज थी वो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडस के ईस्ट साइड पर जो अरब आर्मीज जो थी वो यहाँ पर बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही थी, यहाँ पर राइज करती हुई दिखाई दे रही थी। वो यहाँ पर जो है वो बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही थी, जिनको यहाँ पर रोकने के लिए प्रतिहारास ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और गुर्जरा प्रतिहारास ने इन आर्मीज को वहीं पर कंट्रोल कर लिया था, उनको आगे बढ़ने से रोकने में इन्होंने एक इम्पोर्टेंट जो रोल था वो यहाँ पर प्ले किया। तो इसके बाद अगर हम देखें, दे केम टू द प्रोमिनेंस इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 8th century ड्यूरिंग द राइन ऑफ नागभट्टा वन। तो ये प्रोमिनेंट किंगडम कब बने? ये प्रोमिनेंट किंगडम बना था अंडर राइन ऑफ नागभट्टा वन के राइन के टाइम पर ये किंगडम एक प्रोमिनेंट किंगडम के तौर पर एमर्ज किया अराउंड सेकेंड क्वार्टर ऑफ 8th सेंचुरी के सेकेंड क्वार्टर में नागभट्टा वन के राइन के अंडर ये किंगडम एक प्रोमिनेंट किंगडम के तौर पर उभर कर सामने आया। तो ये था प्रतिहारास की कुछ यहाँ पर डिटेलिंग मैंने आपको बताई। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट किंग नागभट्टा वन के बारे में। तो आज हम नागभट्टा वन को ही पढ़ेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारे। नागभट्टा वन, नागभट्टा वन को देखेंगे जिनका टाइम पीरियड रहा है अराउंड 730 से लेकर के 760 CE तक का, जिनका टाइम पीरियड देखने को मिला। He was the one of the most famous and the prominent प्रतिहारा किंग।
ये बड़े फेमस थे और बड़े प्रोमिनेंट प्रतिहारा किंग थे। हमारे नागभट्टा वन, जिनके अंडर हमने देखा कि ये डायनेस्टी बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश की थी यहाँ पर। Who is known for checking the invasion of Arab and offered more successful resistance to the Arab, जिन्होंने अरबों के आक्रमण को रोकने और अरबों का जो सबसे सफल प्रतिरोध करने के लिए इन्हें जाना जाता है। तो इन्होंने जो है इनको रोकने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक रोल प्ले किया। अगर हम बात करें देन ही वॉज वेरी फेमस। एक तो ये फेमस थे, एक तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट किंग हैं जिन्होंने अरब के आक्रमण को रोकने का यहाँ पर एक सक्सेसफुल रोल प्ले किया था। तो यहाँ पर इन्होंने जो है अरब इन्वेजन को कंट्रोल करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, और अरबों का सबसे सफल प्रतिरोध, जो अरब्स का जो रेजिस्टेंस था टू द अरब को रोकने का, अरब को आगे बढ़ने से इनका जो प्रतिरोध करने के लिए इन्हें जाना जाता है। तो इन्होंने अरब्स को रेजिस्ट भी किया। रेजिस्टेंस टू अरब्स। He defeated the Arab army under Junaid and Tamin during the Caliphate campaigns in India. तो जब भारत में खिलाफत अभियान के दौरान कैलिफेट कैंपेन्स को हिंदी में खिलाफत अभियान बोला जाता है। जब खिलाफत अभियानों के दौरान जुनैद और तामिन के नेतृत्व वाली अरब सेना को हराया था, तो इन्हें जाना जाता है दैट ही डिफीटेड द अरब आर्मी, डिफीटेड अरब आर्मी। अरब की आर्मी को इन्होंने हरा दिया। और ये अरब की आर्मी जो थी वो किनके अंडर थी? ये अंडर थी जुनैद एंड तामिन। जुनैद और तामिन के अंडर ये आर्मी इन्वेड कर रही थी। ये जो आर्मी थी ये आक्रमण कर रही थी, इन्वेजन कर रही थी। तो ये बात है ड्यूरिंग जब कैलिफेट कैंपेन चल रहा था, कैंपेन्स चल रहे थे, ये तब की बात है जब इन्होंने भारत में खिलाफत अभियानों का जब दौर शुरू हो रहा था। भारत में इन्होंने खिलाफत अभियानों के दौरान ये हमारे जो जुनैद और तामिन थे, इनके अंडर ये अरब आर्मी आती थी। तो यहाँ पर इन्वेड करती थी, इन्वेजन्स करती थी, आक्रमण करती थी, और इन सभी को यहाँ पर हमारे नागभट्टा वन ने इनको डिफीट कर दिया था, हरा दिया था युद्ध में। एंड ही एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एरियाज ऑफ मालवा, राजपुताना एंड गुजरात। मालवा, राजपुताना, गुजरात के क्षेत्रों पर इन्होंने नियंत्रण भी किया। तो अगर हम यहाँ पर नागभट्टा वन की ही बात कर रहे हैं, नागभट्टा वन की बात हो रही है, तो इन्होंने हमारे मालवा रीजन को कंट्रोल में किया, राजपुताना रीजन को अपने कंट्रोल में किया, और साथ के साथ गुजरात के एरिया को भी, इन तीनों एरियाज को इन्होंने अंडर कंट्रोल कर लिया, अपने राइन के अंडर कंट्रोल में कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, इनको नियंत्रण किया। एंड ही डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा किंग ध्रुव। जो नागभट्टा वन थे, नागभट्टा वन को राष्ट्रकूटा के जो किंग थे ध्रुव, उन्होंने यहाँ पर इन्हें पराजित कर दिया, डिफीट कर दिया। ऐसा नहीं है कि आप हर बारी ही जीतोगे, कभी ना कभी तो हार का सामना करना ही पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग में जीतते आ रहे हो तो ज़िंदगी के एक दौर के ऊपर आकर के आपको हार का सामना करना पड़ेगा। अगर अभी हार का सामना कर रहे हो तो फिर ये सोच लीजिएगा आने वाले समय में जो है वो आप जीतने के जो है मुकाम पर बैठे हो। मेहनत और कीजिए और जीत को हासिल कीजिए। एंड वन द लॉस्ट बैटल। तो इन्होंने
Nagbhatta I got defeated by राष्ट्रकूटा किंग, राष्ट्रकूटा के राजा जिनका नाम है ध्रुव से ये हार चुके थे। तो ये थे हमारे नागभट्टा वन के बारे में। आज नागभट्टा वन तक ही देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एग्जॉस्टेबल हो जाएगा अगर हम ज़्यादा पढ़ेंगे। आज यहीं पर अपने लेक्चर को कंपाइल अप करते हैं। तो आज हमने स्टार्ट की है 750 से 1000 CE तक के टाइम पीरियड को, जहाँ पर हमने 3 डायनेसिटीज़ को देखा है, द प्रतिहाराज, पालाज एंड राष्ट्रकूटाज। इन तीनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा युद्ध होने वाला है। इन तीनों का जो रिलेशन होगा, ये रिश्ता क्या कहलाने वाला है, वो ट्राइपेटाइड स्ट्रगल के रूप में कहलाने वाला है। तो इतना समझ में आया। उसके बाद हमने आज प्रतिहारा डायनेसिटीज़ को शुरू किया। प्रतिहाराज जो थे ये पेस्टोरलिस्ट थे और फाइटर थे, ये हमने देखा। साथ के साथ ये खुद को जो है इन्होंने कुछ टाइटल्स लिए थे जिनका शाब्दिक अर्थ डोर कीपर ही होता है, द्वारपाल ही होता है। ये इन्होंने इसीलिए लिए क्योंकि ये रामायण के जो एपिक हीरो थे श्री लक्ष्मण जी जो थे वो एक द्वारपाल के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका को निभाया था, क्योंकि वो एक रक्षक थे। अपने भाभी के माता सीता जी को उन्होंने लक्ष्मण रेखा बनाई थी, जो एज अ डोर कीपर वहाँ पर सर्व भी कर रहे थे, उनका ध्यान रख रहे थे कि क्योंकि श्री राम वहाँ पर नहीं थे, तो उनके लिए ये एज अ डोर कीपर प्रेजेंट थे उनके लिए। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर इन्हें जाना जाता है एज अ डोर कीपर टू द ब्रदर राम। तो उनके लिए यहाँ पर डोर कीपर के तौर पर ये यहाँ पर थे। तो उनको कमेमोरेट करने के लिए उनको अपना हीरो मानते थे। तो उनकी वजह से इन्होंने, इनके जो पहले के राजा थे, उन्होंने टाइटल्स को लिया। वो टाइटल्स का जो शाब्दिक अर्थ था, उनका जो मीनिंग होता था, वो डोर कीपर ही होता था। तो यहाँ पर इनके जो फाउंडर थे वो हरिचंद्र थे। हरिचंद्र की बारे में ही बात की थी हमने। दैट वाज द फाउंडर ऑफ द डायनेसिटी एंड ही वाज अ ब्राह्मण। एंड अराउंड जोधपुर, साउथ वेस्टर्न राजस्थान के एरिया में, जोधपुर के एरिया में इन्होंने अपनी डायनेसिटी को स्थापित किया। तो आज हमने नागभट्टा वन के बारे में भी पढ़ा। नागभट्टा वन बड़े फेमस थे, बहुत फेमस और प्रोमिनेंट किंग थे। तो अभी आज हम नागभट्टा वन तक अपने लेक्चर को कंपाइल कर रहे हैं। आगे जो हमारे इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट किंग जो आने वाले हैं, उनको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड thank you for the support which you have shown towards my channel. Thank you so much, and please join my official Telegram channel too for the PDF, for the notes, and for any updation regarding the history subject. Thank you so much once again, and keep watching the videos.